हाय फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जीएसटी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, अपील, रिव्यू और रिवीजन। तो आइए देखते हैं, समझते हैं इस चैप्टर को और इस सेक्शन के साथ। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले जीएसटी डिपार्टमेंंट आपके खिलाफ कोई ना कोई ऑर्डर इशू करेगी, तो उसी ऑर्डर के अगेंस्ट आप अपील में जा सकते हो। आपको सिर्फ शोकोस नोटिस आई है, उस आधार पे आप कभी भी अपील नहीं कर सकते। शोकोस नोटिस आई है, आप उसको मिल के आइए, आप उसे अपनी बात बताइए, वो आपको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देंगे, लेकिन उसके खिलाफ कभी कोई भी अपील नहीं होगी। अपील हमेशा ऑर्डर के खिलाफ होगी। ऑर्डर आपका सेक्शन 73, 74 या 76, नॉट लेवी, शॉर्ट लेवी या एरनेंस रिफंडेड, उनमें आपको कोई ऑर्डर आएगा और उन ऑर्डर के ऊपर ही आप अपील फाइल कर सकते हो। हमारे यहाँ अपील भी 4 स्टेज में होती है। सबसे पहले आप अपील फाइल करोगे अपीलेट अथॉरिटी के पास। अगर आप उनके डिसीजन से डिसएग्री हो तो आप जाओगे अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास। अपीलेट ट्रिब्यूनल से भी आपको डिसएग्री हो तो आप जा सकते हो हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट के बाद लास्ट सुप्रीम कोर्ट। वही पैटर्न है जो इनकम टैक्स के अंतर्गत होता है, वही पैटर्न है। हालांकि यहाँ पे एक रिवीजनल अथॉरिटी भी बनाई गई है जो आपके ऑर्डर को रिव्यू करेगा, रिवीजन करेगा। और अगर आप उनसे डिसएग्री हो तो आप अपील करोगे आप अपील करोगे अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास, और वापस फिर वही हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट। यहाँ पे अपीलेट ट्रिब्यूनल का ऑर्डर आने के बाद, अगर अपीलेट ट्रिब्यूनल का ऑर्डर आया और वो ऑर्डर प्लेस ऑफ सप्लाई के रिगार्डिंग का है, तब आपको डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जाना है। तब बीच में हाई कोर्ट नहीं आएगा। अगर प्लेस ऑफ सप्लाई का कोई क्वेश्चन इन्वॉल्व है, क्योंकि वहाँ पे एक से अधिक स्टेट गवर्नमेंट इन्वॉल्व है, तब आपको डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जाना है। और अगर प्लेस ऑफ सप्लाई का मैटर नहीं है तो अपीलेट ट्रिब्यूनल के बाद आप जाओगे हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट। जैसा कि इनकम टैक्स में था कि अपीलेट ट्रिब्यूनल जो है वो लास्ट फैक्ट फाइंडिंग अथॉरिटी है। मतलब अगर क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्वॉल्व है तो ही आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जाओगे। फैक्ट फाइंडिंग का क्वेश्चन है तो आपका अपीलेट ट्रिब्यूनल आपकी लास्ट फैक्ट फाइंडिंग अथॉरिटी होगी, यानी उसकी अपील आगे नहीं होगी। अब क्योंकि यहाँ अपीलेट ट्रिब्यूनल भी अलग अलग होती है, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों इन्वॉल्व है, तो उसके रिगार्डिंग हम डिस्कस करेंगे। और अगर प्लेस ऑफ सप्लाई का मैटर है तो आप डायरेक्ट अपीलेट ट्रिब्यूनल के बाद आपको सुप्रीम कोर्ट में ही अपील करनी होगी। सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन 107 की। सेक्शन 107 है अपील करनी है अपीलेट अथॉरिटी को। दोस्तों जब हम इनकम टैक्स पढ़ते हैं तो मैंने कहा था कमिश्नर अपील, पहली अपील होती है कमिश्नर अपील के पास, लेकिन यहाँ पे वर्ड कमिश्नर अपील नहीं, यहाँ पे वर्ड यूज़ किया गया है अपीलेट अथॉरिटी, क्योंकि यहाँ पे कमिश्नर अपील भी है और एडिशनल कमिश्नर अपील भी होता है। अब इट विल डिपेंड कि भाई जो भी ऑर्डर पास किया है वो किसने पास किया है, उसके अकॉर्डिंग डिसीजन आता है कि हमें अपील कहाँ करनी है। यानी अपीलेट अथॉरिटी एक से ज़्यादा है। अगर आपका ऑर्डर एसी या जॉइंट कमिश्नर ने किया है तो आपको कमिश्नर अपील के पास इज़ योर अपीलेट अथॉरिटी, और अगर आपका ऑर्डर डीसी या सुप्रिटेंडेंट ने किया है तो फिर एडिशनल कमिश्नर ऑफ अपील आपकी हो जाएगी अपीलेट अथॉरिटी। तो इट विल डिपेंड कि ऑर्डर किसने पास किया है, उसके अकॉर्डिंग आपकी पहली अपील कहाँ होगी वो डिसाइड होगा। ठीक है, एकदम सिंपल है। कमिश्नर अपील भी हो सकता है या एडिशनल कमिश्नर ऑफ अपील भी हो सकता है। ये अपील आपको विद इन 3 मंथ फ्रॉम द डेट ऑन विद द सेड डिसीजन और ऑर्डर इज कम्युनिकेटेड टू सच पर्सन। जैसे ही आपको वो ऑर्डर कम्युनिकेट हो जाए उसके विद इन 3 मंथ में यू हैव टू फाइल योर अपील। आपको अपनी अपील फाइल कर देनी है। अब इस 3 मंथ के पीरियड को वो चाहे तो 1 महीने और एक्सटेंड कर सकते हैं अगर सफिशिएंट रीज़न है तो। जैसे कोरोना आया, दे हैव सफिशिएंट रीज़न, तो वो उस 3 महीने के पीरियड को 1 महीने और फर्दर एक्सटेंड कर सकते हैं। तो आपको अपील करनी है एसएससी को। अगर कोई भी ऑर्डर आपको लगा कि आपके फेवर में नहीं पास हुआ है तो विद इन 3 मंथ, जिसको हम 1 मंथ एक्सटेंड कर सकते हैं, और अपील करनी है अपीलेट अथॉरिटी के पास। यहाँ पे वर्ड कमिश्नर अपील नहीं है। सेकेंड, अपीलेट अथॉरिटी के पास डिपार्टमेंट भी एप्लीकेशन कर सकता है। अब ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये इनकम टैक्स में नहीं है।
अब डिपार्टमेंट में क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों के रेवेन्यू इन्वॉल्व है। स्टेट गवर्नमेंट का कमिश्नर जो है, शायद आपको जो ऑर्डर पास किया गया था ACDC ने या AC जॉइंट कमिश्नर ने, उससे वो एग्री नहीं करता। उसे लगता है कि प्रोप्राइटरी ध्यान में नहीं रखा गया है। अगर उसके पास ऐसा उसे कुछ लग रहा है कि भाई जो भी ऑर्डर पास किया गया है वो लीगलिटी या प्रोप्राइटरी को ध्यान में नहीं रखा गया है, तो वो कमिश्नर को कहेगा, या कमिश्नर श्यूमोटो अपने आप से भी उसे लगा कि शायद आपने जो ऑर्डर पास किया वो सही नहीं है, या स्टेट गवर्नमेंट या UT गवर्नमेंट का उनके पास उस कमिश्नर का रिक्वेस्ट आई, तो कमिश्नर फाइल करेगा अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास, और उसका टाइम पीरियड दिया गया है 6 मंथ। हम जाते हैं अपील में तो 3 महीनों का टाइम पीरियड है। जब कमिश्नर जाएगा अपील में तो उसके पास 6 मंथ का टाइम पीरियड है, और उसको भी 1 मंथ एक्सटेंड किया जा सकता है। ओके, तो जब भी डायरेक्ट वो सबऑर्डिनेट को बोलेगा कि उसे नहीं सही लगा तो उसके खिलाफ भी अपील होगी। अब अगर कमिश्नर डिपार्टमेंट जा रहा है अपील में तो कोई अपील की फीस नहीं है। यहाँ पे GST में अपील के लिए आपको प्री डिपॉजिट एक भरनी पड़ती है अपील की रिगार्डिंग। आप जब भी अपील करोगे यू हैव टू फाइल अ प्री डिपॉजिट, और ये महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है। नाउ क्वेश्चन ये आता है कितना प्री डिपॉजिट होगा। तो आपका, अगर आपने एडमिट कर लिया है कि हाँ भाई ये इतने मेरा अमाउंट भरना है, उन्होंने कहा इतना एडिशन करना है, आपने कहा कुछ अमाउंट आप एग्री हो, तो जितने अमाउंट पे आप एडमिट कर चुके हो उसका 100% टैक्स, 100% फाइन, उसकी लेट फीस और उसकी पेनल्टी, वो तो भरना ही आपको है जितना आप एग्री कर रहे हो, एडमिट कर रहे हो। और जो अमाउंट डिस्प्यूट में है उसके टैक्स या ITC का 10%, मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, जो आपने एडमिट कर लिया है उसका तो 100% यू हैव टू फाइल, उसका 100% टैक्स या ITC जो भी होगा वो, उसका इंटरेस्ट, उसकी लेट फीस, उसकी पेनल्टी, और जो अमाउंट डिस्प्यूट में है उसका 10%, सिर्फ टैक्स के डिस्प्यूट का 10%। बट ये मैक्सिमम CGST में 25 करोड़ और IGST में 50 करोड़, उससे ऊपर नहीं होना चाहिए। डिपार्टमेंट जब अपील फाइल करेगा तो ऑब्वियसली वो कोई भी तरह का डिपॉजिट फाइल नहीं करेगा। अब बता दें स्टे की, तो इस पर स्टे जैसे ही आप प्री डिपॉजिट फाइल करोगे इट इज़ डीम्ड टू बी कि आपका जो ऑर्डर जो पास किया था वो स्टे हो जाएगा। यहाँ पे अलग से हमें कोई भी एप्लीकेशन करने की ज़रूरत नहीं है। ओके सर, रिप्रेजेंटेशन, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड आपको मिलेगी। जिसने भी अपील की है तो सामने वाली पार्टी को अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड मिल जाएगी। ठीक है, इस अगर बाई चांस हियरिंग में कभी कोई सोल्यूशन नहीं आया तो ये हियरिंग एडजॉर्न होगी, लेकिन 3 टाइम्स से अधिक हियरिंग एडजॉर्न नहीं होगी। कोई एडिशनल ग्राउंड हम अपील में ले सकते हैं, तो अगर वो विलफुल या अनरीजनेबल है, यानी उस ओमिशन, यानी आपने जब बताया था तो उसने जानबूझ के नहीं लिया या अनरीजनेबल था, तो वो एडिशनल ग्राउंड की अपील भी यहाँ पे स्पेसिफाइड हो सकती है। नाउ अब क्वेश्चन आता है अपीलेट अथॉरिटी क्या कर सकती है, तो ऑब्वियसली अपीलेट अथॉरिटी मॉडिफाई करेगी, कंफर्म करेगी या एनुअलिंग करेगी, डिसीजन को कर सकती है, उसमें कोई दो राय नहीं है। हाउएवर इट शैल नॉट कैच द बैक टू एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी फॉर फ्रेश असेसमेंट। ये ध्यान रखना है कि अपीलेट अथॉरिटी कभी भी उससे बिलो अथॉरिटी को फ्रेश असेसमेंट के लिए नहीं बोल सकती है। ये हुआ अपीलेट अथॉरिटी का। तो अपीलेट अथॉरिटी में या तो एसएससी खुद जाएगा या कमिश्नर जाएगा, जिसको मैं रिव्यू बोलता हूँ। ठीक है, वो जाएगा 6 महीने तक, 6 महीने के अंदर अंदर, और एसएससी जाएगा 3 महीने। दोनों को 1-1 महीने का एक्सटेंशन अवेलेबल है। क्लियर है? नाउ अब हम आगे बढ़ते हैं। सेकंड आएगा इसमें आपका रिविजनल अथॉरिटी, जो कि है सेक्शन 108 में। अपीलेट अथॉरिटी था 107 में, रिविजनल अथॉरिटी है 108 में। जैसे ही आपने कोई ऑर्डर पास किया, क्योंकि ऑर्डर पास करने वाला आपका एसी, जॉइंट कमिश्नर, डीसी होगा, दे आर द बिलो ऑफ योर रिविजनल अथॉरिटी। तो जैसे ही कोई ऑर्डर पास किया, रिविजनल अथॉरिटी अपने आप से या इंफॉर्मेशन रिसीव्ड ऑन रिक्वेस्ट ऑफ कमिश्नर, मैं अगेन बोल रहा हूँ, रिविजनल अथॉरिटी अपने आप से या इंफॉर्मेशन रिसीव्ड फ्रॉम
अ रिक्वेस्ट ऑफ कमिश्नर, कॉल करेगी रिकॉर्ड्स ऑफ प्रोसीडिंग और उन्हें लगा कि आपने जो ऑर्डर पास किया है इट इज़ एरनियस, इट इज़ प्रीजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू, इलीगल या इम्प्रॉपर। मैं 4 वर्ड यूज़ कर रहा हूँ। जो ऑर्डर पास किया उसके द्वारा वो एरनियस है, नॉट सो फार इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू है, इलीगल है या इमोरल है, जो उसको सर्टेन मटेरियल फैक्ट्स नॉट कंसिडर वाइल इशू ऑफ ऑर्डर, तो वो आपका ऑर्डर को रिवीजन करेगा रिविजनल अथॉरिटी। वो क्या कर सकता है, वो ऑब्वियसली स्टे कर देगा आपके ऑर्डर के ऊपर, आपकी अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड जरूर देगा, नो डाउट, क्योंकि वो भी एक अथॉरिटी है। फर्दर उसको इंक्वायरी करनी है तो वो इंक्वायरी करेगा और एनहांस या मॉडिफाई या एन्यूलिंग करेगा अपने डिसीजन को। क्लियर। रिविजनल अथॉरिटी अपना जो भी उसे रिव्यू करना है वो हमेशा 6 महीने के बाद ही केस को हाथ में लेगी, क्योंकि 6 महीने तक तो डिपार्टमेंट के पास पावर है ना, अगर जाना है तो वो अपीलेट होने जाएंगे। आफ्टर 6 मंथ वो रिविजनल अथॉरिटी के पास आएंगे, लेकिन मैक्स टू मैक्स 3 साल बाद रिविजनल अथॉरिटी भी उस ऑर्डर को रिवीजन में नहीं ले सकती। अच्छा, दोनों में फ़र्क क्या है? अपीलेट अथॉरिटी में आप नॉट कन्फर्म नहीं है, आपको लग रहा है, और रिविजनल अथॉरिटी में जब कई बार क्या होता है, डिपार्टमेंट ने जो भी ऑर्डर पास किए हैं तो ऐसे ही रैंडमली डिपार्टमेंट होता है कुछ ऑर्डर को रिवाइज और उन्हें लगा कि इन ऑर्डर में कहीं ना कहीं एरनियस गलती हुई है, तब वो जाएगी रिविजनल अथॉरिटी में। दोनों में फ़र्क ये है। और 6 मंथ के अगर अंदर होगा तो अपीलेट अथॉरिटी के पास जाएंगे, अपील करेंगे वो, और अगर 6 मंथ के बियॉन्ड है और बिलो 3 मंथ है तो रिविजनल अथॉरिटी के पास जाएंगे। रिविजनल अथॉरिटी उन मैटर को नहीं हाथ में लेगी जो मैटर आपने ऑलरेडी अपीलेट अथॉरिटी में उठाया हुआ है या अपीलेट ट्रिब्यूनल में चल रहा है, हाई कोर्ट में है या सुप्रीम कोर्ट में है, तो उन ऑर्डर को वो कभी भी हाथ में लेंगे नहीं। इवन एक बार अगर रिविजनल अथॉरिटी ने कोई ऑर्डर को रिवाइज कर दिया है तो उसे अगेन रिवीजन नहीं किया जाएगा। द ऑर्डर सॉट टू बी रिवाइज्ड इन द रिविजनल ऑर्डर इन द फर्स्ट, वो ऑर्डर रिवीजन में नहीं आएगा, उनके ऊपर एक्सरसाइज नहीं होंगे। अगर रिविजनल अथॉरिटी से भी आप खफा है और अपीलेट अथॉरिटी में आपके फेवर में नहीं आया, तब इन दोनों केस में यानी कि अपीलेट अथॉरिटी का कोई भी ऑर्डर या रिविजनल अथॉरिटी का कोई भी ऑर्डर, उन दोनों अपील ऑर्डर के खिलाफ आप अपील कर सकते हो अपीलेट ट्रिब्यूनल में। तो शुरू होगा अब अपीलेट ट्रिब्यूनल की बात। दोस्तों, अपीलेट ट्रिब्यूनल में अब कौन से ऑर्डर की आप अपील करोगे? अपीलेट ट्रिब्यूनल में जो भी ऑर्डर सेक्शन 107 के अंतर्गत अपीलेट अथॉरिटी ने पास किया है या 108 में जो रिविजनल अथॉरिटी ने पास किया है, उनके खिलाफ आप अपील कहाँ करोगे? अपीलेट ट्रिब्यूनल में। अब यहाँ पे एक बात ध्यान रखना है कि अपीलेट ट्रिब्यूनल में आपके टैक्स की अमाउंट जो डिटरमाइन की जा रही है, टैक्स, फाइन और फीस, डज नॉट एक्सीड 50,000, तो अपीलेट ट्रिब्यूनल उसे रिफ्यूज़ कर देगा। मतलब जो टैक्स की अमाउंट है वो 50,000 से ज़्यादा होनी चाहिए, और आप यहाँ पे अपील 3 महीनों के अंदर कर सकते हो। अगेन अगर सफिशिएंट रीज़न है तो हम 3 महीने इसको और बढ़ा सकते हैं। ये अपील हमने की। अब सेम डिपार्टमेंट ने, अपीलेट ट्रिब्यूनल ने आपके फेवर में डिसीजन दिया तो डिपार्टमेंट भी अपील कर सकता है अपीलेट ट्रिब्यूनल में, या रिविजनल अथॉरिटी ने भी आपके फेवर में दिया है तो कमिश्नर वापस जा सकता है आपके अपीलेट अथॉरिटी में। अब वो लोग कब तक जाएंगे? विदिन 6 मंथ। अपने लिए 3 महीने का टाइम पीरियड है, उनके लिए 6 मंथ। दोनों के लिए अगर सफिशिएंट कॉजेज है तो टाइम पीरियड को 3-3 महीने एक्सटेंड किया जा सकता है। जो भी पार्टी अपील फाइल करेगी अपीलेट ट्रिब्यूनल में, तो दूसरी पार्टी को क्रॉस मेमोरेंडम ऑफ ऑब्जेक्शन फाइल, ये एक प्रोसेस है जो हम इनकम टैक्स में भी करते हैं। मेमोरेंडम ऑफ क्रॉस ऑब्जेक्शन फाइल करना होता है विदिन 45 डेज में। मतलब जो भी आपने अपील के पॉइंट है तो हम सामने वाले को भी एक मौका दे रहे हैं कि वो भी अपनी बात रख सके। विदिन 45 डेज में आपको फाइल करनी है। अपीलेट ट्रिब्यूनल में फाइलिंग की एक फीस है 1000 रुपीज़ फॉर एवरी 1 लाख ऑफ टैक्स या ITC, यानी जो भी मैटर इन्वॉल्व है, अगर जितने भी अमाउंट का है 1 लाख अमाउंट तक 1000 रुपये, जैसे 2 लाख हो गया तो 2000 रुपये, 5 लाख है तो 5000 रुपये, लेकिन सब मिला के अमाउंट इज़ नॉट मोर देन 25,000, 25,000 से ज़्यादा
नहीं होगी। अपीलेट ट्रिब्यूनल में भी अगर डिपार्टमेंट फाइल कर रहा है तो कोई प्री डिपॉजिट नहीं है, लेकिन अगर एसएससी फाइल करता है तो उसे एक प्री डिपॉजिट फाइल करना है। कितना प्री डिपॉजिट है? वही जो अमाउंट आपने एडमिट कर लिया है उसका 100% एडमिटेड अमाउंट का टैक्स, लेट फीस, पेनल्टी, इंटरेस्ट, और जो डिस्प्यूट में अमाउंट है उसका 20%। 10% था अपीलेट अथॉरिटी के पास, 20% है आपका अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास, और ये उस 10% के एडिशनल है। बट यहाँ पे मैक्सिमम CGST और SGST के लिए 50 करोड़ ईच और IGST के लिए 100 करोड़ ईच। स्टे अगेन जैसे ही आप डिपॉजिट फाइल करोगे स्टे ऑटोमेटिक मिल जाएगा। यहाँ पे भी सामने वाली पार्टी को अपॉर्चुनिटी बिंग हट दिया जाएगा। अगर कोई कारण से अपील नहीं हो रही है तो अगेन एडजॉर्न होगी, सब मिला के 3 टाइम्स, उससे ज़्यादा नहीं होगा। अपीलेट अथॉरिटी का ऑर्डर क्या आएगा? अपीलेट अथॉरिटी को वही आपके जो ऑर्डर पास हुए थे अपीलेट अथॉरिटी के, तो ट्रिब्यूनल उस ऑर्डर को कंफर्म कर सकती है, उस ऑर्डर को एनाल कर सकती है। इवन वो उस बिलो अथॉरिटी को ये बोल भी सकती है कि वापस फ्रेश असेसमेंट करो। दोनों में ये फ़र्क है। अपीलेट अथॉरिटी को ये पावर नहीं है, जबकि अपीलेट ट्रिब्यूनल को हमने फ्रेश असेसमेंट के लिए भी वो कह सकती है। रेक्टिफिकेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ अपील ट्रिब्यूनल, अगर 3 महीनों के अंदर उन्हें खुद को लगा कि उनके ऑर्डर में कोई गलती है तो वो रेक्टिफिकेशन फाइल कर सकते हैं। कि यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों इन्वॉल्व है, तो अपीलेट ट्रिब्यूनल 2 बने हैं, एक सेंट्रल का और दूसरा स्टेट का। सेंट्रल के अंदर अगेन एक प्रेसिडेंट होगा, उसके नीचे 2 बेंच चलेगी, एक नेशनल बेंच और दूसरा रीजनल बेंच। और स्टेट के अंदर भी आपकी स्टेट बेंच और एरिया बेंच। तो इस प्रकार अपीलेट ट्रिब्यूनल की 4 बेंच होगी। अब इट डिपेंड करेगा, अगर आपका प्लेस ऑफ सप्लाई का केस है तो वो जाएगा रीजनल बेंच या नेशनल बेंच के पास, और अगर प्लेस ऑफ सप्लाई इन्वॉल्व नहीं है तो वो जाएगा स्टेट बेंच या एरिया बेंच के पास। आपकी सारी बेंच में 3 मेंबर होते हैं, एक जुडिशियल मेंबर, दूसरा टेक्निकल मेंबर, 2 टेक्निकल मेंबर, एक जुडिशियल मेंबर और 2 टेक्निकल मेंबर। सिर्फ नेशनल बेंच में 2 टेक्निकल मेंबर होते हैं, एक सेंट्रल का एक स्टेट का। नेशनल बेंच में 2 टेक्निकल मेंबर होंगे, एक सेंट्रल का एक स्टेट का। जबकि रीजनल में एक जुडिशियल मेंबर, एक टेक्निकल मेंबर और स्टेट का एक टेक्निकल मेंबर सेंटर का। स्टेट बेंच में भी एक जुडिशियल मेंबर, एक टेक्निकल मेंबर सेंटर का और एक टेक्निकल मेंबर स्टेट का। एरिया बेंच में भी यही होगा, एक जुडिशियल मेंबर, एक टेक्निकल मेंबर सेंटर का और एक टेक्निकल मेंबर स्टेट का। तो नॉर्मली हर एक बेंच में 3 मेंबर है, लेकिन सिर्फ नेशनल बेंच में एक टेक्निकल मेंबर सेंटर का और एक टेक्निकल मेंबर स्टेट का। और हम कब जाएंगे नेशनल बेंच या रीजनल बेंच के पास? जब कोई भी क्वेश्चन में प्लेस ऑफ सप्लाई इन्वॉल्व है तो हम जाएंगे नेशनल बेंच के पास, और अगर प्लेस ऑफ सप्लाई इन्वॉल्व नहीं है तो वो जाएगा आपका स्टेट बेंच के पास। प्लेस ऑफ सप्लाई वाले केस में अपीलेट ट्रिब्यूनल के बाद डायरेक्ट अपील होगी आपकी सुप्रीम कोर्ट में, जबकि जबकि आपका प्लेस ऑफ सप्लाई इन्वॉल्व नहीं है तो अपीलेट ट्रिब्यूनल के बाद आप जाओगे हाई कोर्ट और उसके बाद आप जाओगे। दोस्तों प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो आ सकता है वो आपका आ सकता है कि हमें प्री डिपॉजिट की अमाउंट कैसे गिननी है, तो उसको समझते हैं। मैं कुछ क्वेश्चन ले रहा हूँ जिससे आपको आइडिया जाएगा प्री डिपॉजिट कितना भरना है। जैसे समझो कि एडजरिंग अथॉरिटी का एक ऑर्डर आया जिसके अंतर्गत आपको CGST 100 करोड़ फाइल करना है, टैक्स भरने की बात की उन्होंने, और IGST 750 करोड़ की बात की प्रॉपर ऑफिसर ने। अब आप इनमें से एक भी अमाउंट के साथ एडमिट नहीं हो तो आपको कितना डिपॉजिट भरना पड़ेगा? एडमिटेड अमाउंट का 100% जो कि होगा नील, और जो आपने डिस्प्यूट अमाउंट है यानी कि 100 करोड़ CGST के केस में और 750 IGST के केस में उसका 10%, तो वो होता है CGST में 10 करोड़ और IGST में ऐसे होता है 75 करोड़, लेकिन वो अमाउंट 50 करोड़ से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो आपको प्री डिपॉजिट जो फाइल करनी पड़ेगी वो होगी CGST में 10 करोड़ और IGST में 50 करोड़। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे ऑर्डर पास हुआ, एक CGST आपको फाइल करनी है 1000 करोड़ और IGST आपको फाइल करना है 400 करोड़। यह ऑर्डर पास किया कमिश्नर अपील ने और आपको इसकी अपील करनी है अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास। अब अपीलेट ट्रिब्यूनल में जब आप फाइल करोगे, आपने कोई अमाउंट एडमिट नहीं किया तो आपको डिस्प्यूटेड अमाउंट का 20% फाइल करना पड़ता है। तो 1000 करोड़ का 20% होता है 200 करोड़, लेकिन अमाउंट उसमें 50 करोड़ से ऊपर नहीं होनी चाहिए।
तो आप CGST फाइल करोगे 50 करोड़ और IGST उन्होंने 400 करोड़ कहा था, जिसका 20% होता है 80 करोड़, और वहाँ पे लिमिट 100 करोड़ की थी, तो आपको 50 करोड़ CGST और IGST 80 करोड़ फाइल करना पड़ेगा। एक और एग्जांपल लेते हैं। एक ऑर्डर पास किया प्रॉपर ऑफिसर ने 50 लाख रुपए टैक्स भरने का, आप 10 लाख रुपए एडमिट कर रहे हो, आप मान रहे हो कि ये 10 लाख मेरी लायबिलिटी है, और आप कमिश्नर अपील के पास जा रहे हो, अपीलेट अथॉरिटी के पास, तो आपको प्री डिपॉजिट फाइल करनी पड़ेगी। जो आपने एडमिट कर लिया 10 लाख, वो 100% यानी 10 लाख तो पूरा फाइल करना है, प्लस उस 10 लाख पे लगने वाला ब्याज, लेट फीस, इंटरेस्ट। और जो 40 लाख आपका डिस्प्यूटेड अमाउंट है, उस 40 लाख का आपको 10% यानी कि 4 लाख रुपए फाइल करना है इफ़ यू वांट टू फाइल अपील